ये बात कर रहा था फ्रॉम वे वी लेफ्ट कि आप लोगों ने ये जो चैप्टर है इसमें आपको बड़ी मज़े की टर्म्स सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी और आप लोग अगर देखें तो ये टर्म्स जो आपके सामने लिखी आ रही हैं इस टाइम स्क्रीन पे, ये आपने शायद इससे पहले ना सुनी हो या सुनी होंगी लेकिन आप लोगों को इनका मतलब या एटलीस्ट इनका डिफरेंस नहीं पता। ये सारी टर्म्स ना कुछ टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। मोर और लेस जो इन सब का रिजल्ट है दैट हैज वन सिमिलैरिटी एंड आल्सो डिफरेंस, बट ये टर्म्स थोड़ी सी एक दूसरे से प्रिंसिपली डिफरेंट है। ज्यादातर टर्म्स एक दूसरे कुछ सेम भी हैं, तो इनको ना पढ़ते हैं अब कि व्हाट एक्चुअली दीज टर्म्स मीन। पहले आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में बताता चलूं, एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये होता क्या है। आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि जी फलां कंपनी जो है वो उसने फलां कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, या फलां कंपनी ने फलां कंपनी को टेक ओवर कर लिया उसका, या एक्वायर कर लिया। तो ये तीन टर्म्स तो आपने बार बार सुनी होगी ना, टेक ओवर हो गया जी, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया। तो उसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया। आप इस चीज को समझते हैं बखूबी, आप इससे वाकिफ हैं। अच्छा, लेकिन ये खरीदने की टाइप्स हैं कुछ। कभी हम पूरी कंपनी को खरीदते हैं, कभी थोड़ी को खरीदते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इनकी ना कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, नंबर वन। और कभी खरीदने के बाद या कंपनीज का जब मिलाप होता है, मिलती हैं आपस में, तो उसके बाद कुछ रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं हर बारी। तो वो क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी देखते हैं। इन तमाम ये जो आपके सामने चीजें लिखी आ रही हैं, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फिर ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी क्यों मर्ज करेगी किसी के साथ। तो उसके लिए हमारे पास ये पूरा टॉपिक है जो कि आज ही हमने करना है। ये कुछ रीजंस हैं। फिर एक टॉपिक जो और हमने आज करना है वो है टाइप्स ऑफ मर्जर्स का। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ आप कह लें कॉम्बिनेशंस। इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ये मैं एक सेकंड बोल के लिख ही लूं। ठीक है जी, ये है हमारे पास कॉम्बिनेशंस। हाउ डू कंपनीज कंबाइन, and there are different types of combinations resulting in different results are also different. तो let's start with takeover। बल्कि स्टार्ट करते हैं हम मर्जर एक्विजिशन और कंसोलिडेशन से। अच्छा, इसके लिए आपके साथ में एक स्क्रीन पे थोड़ी सी ड्राइंग भी करता हूँ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद अ टेक ओवर कर लेते हैं। चलिए टेक ओवर, ठीक है, टेक ओवर की बात कर रहे हैं। टेक ओवर में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी विच इज कंपनी ए, दिस एक्वायर्स, एक्वायर्स मीन ये अंग्रेजी वाला एक्वायर है, फाइनेंस वाला नहीं, विच एक्वायर्स अ स्मॉलर कंपनी विच इज बी। तो एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद लेती है और जो रिजल्ट होता है वो ए होता है, which means that the smaller company ceases to exist। छोटी कंपनी खत्म हो जाती है और बड़ी कंपनी के अंदर जिम हो जाती है, या जम या जिम जो भी आप इसको कहते हैं। तो दिस इज an example of takeover, and the company buys the smaller company completely। ये बात जरा और तलब है, ये 100% आप उस कंपनी को खरीद लेते हैं, पूरी की पूरी कंपनी हर चीज समेत खरीद लेते हैं। दिस इज अ टेक ओवर। फॉर एग्जाम्पल,
आप आपको बल्कि अगर कोई एग्जांपल हो तो आप लोग बेटा साथ साथ शेयर करते रहें। वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एज्यूम कर लेते हैं कोई एग्जांपल कि पेप्सी कंपनी जो है वो अगर खरीद ले इसको, वो कौन सी कंपनी होती थी, शैंडी कोला एक होती थी, ठीक है? अब पता नहीं है या नहीं, या अमृत कोला के नाम से एक होती थी आज से 5-6 साल पहले कंपनी। शैंडी को कर लीजिए, शैंडी लोकल कंपनी थी पाकिस्तानी। और वो खरीदने के बाद जो शैंडी कोला है वो अब पार्ट है पेप्सी का। आप शैंडी का नाम या अमृत कोला का नाम दोबारा नहीं सुनेंगे। और वो अब पेप्सी का ही पार्ट होंगी। ये एग्जाम्पल है एक टेक ओवर की, जिसमें द स्मॉलर कंपनी does not exist anymore and the larger company acquires the smaller company completely। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक और टर्म आपके साथ शेयर कर लूं, दो टर्म्स बल्कि आपको जरा बताने वाली हैं यहाँ पे। एक होता है जी पेरेंट, हमारे एग्जांपल में पेरेंट है ए। एक होता है सब्सिडियरी, क्योंकि हमारे एग्जांपल में है बी कंपनी। पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो बड़ी कंपनी होती है, अमीर कंपनी होती है, जो एक्वायर कर लेती है छोटी कंपनी को, जो खरीदती है। तो खरीदार जो है वो पेरेंट कहलाता है, और जो खरीदा जाता है उसको आप सब्सिडरी कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स पेरेंट को हम एक्वायरर या बायर भी कह सकते हैं, और सब्सिडरी को एक्वायर्ड या सोल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी एक ही टर्म्स हैं। समझाने का मतलब ये है कि ये सारी टर्म्स हम एक ही कंपनी के लिए, जो बड़ी कंपनी है उसके लिए यूज करेंगे, और वही ये नीचे वाली टर्म्स हम छोटी कंपनी के लिए यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि ए और बी में टेक ओवर के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, एंड द रिजल्ट इज 100% ओनरशिप ऑफ द स्मॉलर कंपनी। इसी से थोड़ा सा डिफरेंट एक्विजिशन होता है जी। और डिफरेंट नहीं है, बेसिकली एक्विजिशन इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, एक्विजिशन में भी क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, एक्वायर कर लेते हैं आप एक छोटी कंपनी को, या बाय कर लेते हैं, जस्ट लाइक टेक ओवर, बट द डिफरेंस इज एनी परसेंटेज विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50%। यानी आपने कम से कम 51% और ज्यादा से ज्यादा 100% आप खरीद सकते हैं। तो बेसिकली एक्विजिशन का मतलब भी यही होता है कि आपने दूसरी कंपनी को खरीद लिया है, वो अब आपकी कंपनी ही है, रिजल्टेंट आपकी कंपनी ही रहेगी। बट द ओनली डिफरेंसेस, और ये डिफरेंस कहीं पे भी आपको शायद पढ़ने को भी ना मिले इतना, और अक्सर आप जगहों पे बेटा देखेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये ना एक बड़ी वेग सी टर्म है, और ये सारी टर्म्स आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि किसी बंदे ने या किसी बुक ने एक्विजिशन को मर्जर की डेफिनेशन दे दी है, किसी ने मर्जर को एक्विजिशन की, एंड सो ऑन। तो कंफ्यूज ना होइएगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके बुक के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपने यही याद रखना है। बट इन रियल आपको ये घबराने की जरूरत नहीं अगर आप कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस भी पढ़ लें। तो एक्विजिशन इज बेसिकली अ एक्विजिशन टाइप ऑफ टेक ओवर in which the resultant company is the parent company, but the holding can vary from 51 to 100%, any of the percent। इसमें सारी कंपनी खरीदना जरूरी नहीं है। और बेसिकली इस आप अगर किसी कंपनी को 51% खरीद लेते हैं तो आपने बेसिकली उसको खरीद लिया। क्यों? क्योंकि आप उसके अच्छे बुरे का कोई भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी 51% वोटिंग राइट्स खरीद ली है। तो आप अपनी मर्जी के बंदे लगवा सकते हैं, आप अपनी मर्जी की मैनेजमेंट लगवा सकते हैं, आप किसी भी रेजोल्यूशन में उसको पास करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये बेसिकली
51% खरीद के भी आप उस कंपनी के मालिक ही बन जाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करवा सकते हैं उस कंपनी में, सही है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज एक्विजिशन, और ज्यादातर यही होता है कि 51% ही खरीदा जाता है कंपनी को। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना 51% की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उसके एसेट्स की आपने वैल्यू लगाई और उसका 51% दे दिया, नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, जिनके शेयर्स होते हैं और वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग। And what you have to do to acquire a company, you just have to go to the market and buy 51% of the shares. बस, आप किसी भी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लें, आप उसके एक्वायरर बन जाएंगे। मालिक तो आप एक शेयर खरीद के भी बन जाएंगे, मतलब वो वाला मालिक जो कि हम अभी दिल रखने के लिए कह देते हैं किसी को, लेकिन असल वाला मालिक यानी उसके अच्छे बुरे के फैसले करने वाला मालिक आप तब बन जाएंगे जब आप उसके 51% शेयर्स खरीद लेंगे। So this is acquisition. Acquisition and takeover are the same thing. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, हम आगे टेक ओवर का वर्ड नहीं पढ़ेंगे, हम एक्विजिशन का वर्ड ही पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट। सर एक्विजिशन में पेरेंट कंपनी ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकती है ना? नहीं नहीं बेटा, क्यों, कोई भी क्यों हो सकती है? क्या आप अपने माँ बाप के नाम से आपके साथ लगता है ना? अब आप अपने माँ बाप को कहें जी, वैसे तो दुनिया में हम और एग्जांपल करते हैं कि बेटों से बच्चों से भी माँ बाप पहचाने जाते हैं, बट बेसिकली आपकी जो पहचान है वो आपके माँ बाप है, आपकी फैमिली है। तो ये इस तरह नहीं होता। जो पेरेंट होता है वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि जी बी कंपनी जो है जिसको मैंने एक्वायर किया, चलो हम इसके साथ जिम हो जाते हैं। मतलब हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप खरीद रहे हो, आप बड़े ही हो गए। एक बड़ी कंपनी ही छोटी कंपनी को खरीदेगी। ये फिल्मों में ही ऐसा होता है, एक छोटी कंपनी ने बड़ी को खरीद लिया, ठीक है, ये ऐसा मुश्किल होता है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हो सकता है बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बड़ी कंपनी ही छोटी को खरीदेगी। अच्छा, अगर उस केस में आप चलें, ये आपने अच्छा किया वैसे सवाल कर लिया, क्योंकि इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर छोटी कंपनी बड़ी को खरीद ले, इन केस मान लेते हैं लोन लेके, उसको लीवरेज बाय आउट कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। लेकिन अगर एक लीवरेज बाय आउट भी हो जाता है, वो खरीद लेते हैं हम, आप सारा कुछ बेच बूच के भी अपना किसी बड़ी कंपनी को भी खरीद लेते हैं, तो उस केस में छोटी कंपनी पेरेंट होगी। हमने ये देखिए ऊपर जो लिखी है ना 3 टर्म्स, ये मैं आपको बताता हूं। ये देखें आप, ये जो 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं, इनमें कहीं पे भी बिग या स्मॉल नहीं है। पेरेंट, एक्वायरर, बायर, सब्सिडरी, एक्वायर्ड, सोल्ड। यहाँ पे कहीं पे भी बिग या स्मॉल नहीं है, या बड़ी छोटी कंपनी का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है उस केस में जो छोटी कंपनी है, वो बेशक साइज में छोटी है, वो पेरेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि खरीद कौन रहा है। जो खरीद रहा है वो पेरेंट है। बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट आप मिक्स ना करें। अमूमन यही होता है कि बड़ी कंपनी छोटी को खरीदती है, बट द कॉन्सेप्ट इज बायर एंड सेलर, बायर एंड द बॉट, ठीक है, बायर एंड द सोल्ड, एक्वायरर एंड द एक्वायर्ड, ये कॉन्सेप्ट है पेरेंट और सब्सिडरी का। ठीक है, उस केस में छोटी कंपनी अगर चले जी शैंडी कोला के पास इतने पैसे आ गए कि वो पेप्सी को खरीद लेगी, तो चले खरीद ले जी, हम कोई मना तो नहीं इसको कर सकता। उस केस में भी पेरेंट कंपनी शैंडी कोला बन जाएगी। तो ये आप कॉन्सेप्ट जो है, आपने अच्छा किया सवाल कर लिए, इससे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है काफी हद तक। अच्छा चले, चलें जी, मूविंग ऑन। मैं मर्जर की बात कर रहा था। मर्जर इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिए, हम बात करें बिजनेस कॉम्बिनेशन की, ठीक है, ये भी एक ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन है जिसमें दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, लेकिन इस केस में द रिजल्ट इज अनचेंज्ड। सॉरी, इसमें नहीं, वो तो था कंसोलिडेशन में। अच्छा जी, द रिजल्ट इज, हाँ अनचेंज, सॉरी यही है, यही है, द रिजल्ट इज अनचेंज्ड। ये बात आप जहन में रखिएगा, द रिजल्ट इज अनचेंज, यानी बोथ कंपनीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बोथ कंपनीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट।
ए ने बी को खरीद तो लिया है, वहाँ 100% खरीदा, 50% खरीदा, 51% जैसे भी खरीदा है, कंबाइन किया है, या खरीदे बगैर भी आप आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एक कंपनी के साथ मुआहदा कर सकते हैं। तो इन द रिजल्ट इज बोथ कंपनीज स्टे द सेम, और दोनों कंपनीज अपने नाम से ही काम करेंगी, बस ओनरशिप जो है वो बड़ी कंपनी की रहेगी या पेरेंट कंपनी की रहेगी। इसका मतलब है प्रॉफिट्स भी उसके होंगे, एसेट्स भी उसके होंगे, सारा कुछ उसका होगा, बट नाम की जहां तक बात है तो वो दोनों कंपनीज अपनी अपनी मैनेजमेंट रहेगी, अपना अपना प्रोडक्शन रहेगी, सारा कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ नाम खरीदा जाएगा उस कंपनी का। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास जो है वो इसी साल की, एक पिछले साल की एग्जांपल है, द मर्जर ऑफ जैज एंड वारिद, मोबिलिंक एंड वारिद, ठीक है। तो मोबिलिंक ने खरीद लिया जैज को, ये आप सबको पता है, लेकिन अभी भी जैज की सेम ही है, मोबिलिंक की ही है, और वारिद की सेम वारिद की है, एम्प्लॉयज भी अपने अपने अलहदा है, और सारा स्ट्रक्चर सेम है। बस सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि अब हमें सबको पता है कि द ओनर ऑफ वारिद इज मोबिलिंक, एंड द प्रॉफिट्स ऑफ वारिद आल्सो गो टू मोबिलिंक। एसेट्स भी सारे वारिद के, मोबिलिंक के हैं, लेकिन रिजल्ट में वारिद भी अभी एग्जिस्ट करता है और जैज भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक्विजिशन क्या होती कि वारिद का नाम ही खत्म हो जाता और 0321 032223 ये सारे नंबर भी जैज ही कहलाते। तो आप लोग कहते हैं जी जैज की सिम दे दे तो आपको सिम मिलती 0321 नंबर की, तो ये होता एक्विजिशन। मर्जर में क्या है, आप वारिद की सिम अलहदा खरीदेंगे, वारिद का बैलेंस अलहदा कराएंगे, जैज की अलहदा खरीदेंगे, अलहदा कराएंगे, बट बोथ दीज कंपनीज आर एक्चुअली अ ग्रुप नाउ। एक ग्रुप बन गया है जिसका पेरेंट है मोबिलिंक, ठीक है जी। ये होता है मर्जर, और इसके लिए भी ऑब्वियसली आपको एक कंपनी को खरीदना पड़ता है। However, the result is that the both companies maintain their identity. क्लियर है जी ये बात? सर सर लेकिन मर्जर में जो सिर्फ अभी सिम है 0320 उस पे जो नई निकलवाए तो जैज का ही नाम आता है। नहीं, वारिद ऊपर लिखा होगा। नहीं सर, अब रिमूव हो गया हुआ है। चलो, इसका मतलब है वो फिर एक्विजिशन हो गया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मर्जर को जो है वो एक्विजिशन में चेंज कर दिया। मुझे वैसे नहीं पता, मैंने तो यही सुना था कि वारिद, लेकिन उनका ऑफिस भी अलहदा है, वारिद की फ्रेंचाइज भी अलहदा ही होती है, अभी अभी तक का मुझे जो पता है। आप लोगों को बेहतर पता होगा यूजर्स को, लेकिन इन केस अगर शुरू शुरू में तो नाम एक ही था और अलहदा अलहदा ही था, तो वो आप कह लें कि एग्जाम्पल है मर्जर की। अब हो सकता है कि एक्विजिशन होगी, आई मीन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको एक्विजिशन के अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं, उनकी मर्जी है जी, कोई भी वो लॉ पास करवा सकते हैं, वो जिम करवा सकते हैं कंपनी को, 51% शेयरिंग उनके पास है। ऐसे मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है, ठीक है। उससे हमारा एग्जाम्पल नहीं चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल को अगर ऐसा नहीं है तो फर्जी समझ लें आप, ठीक है। एग्जाम्पल इसका मैंने आपको जो दिया है वो वहीं पे रहेगा। अच्छा जी बेटा, कोई और बात करना चाह रहा था? सर मर्जर में जो है वो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज नहीं होता, मतलब आप कह रहे हैं ना कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया लेकिन दोनों कंपनी एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। मर्जर में ऐसे नहीं होता कि दोनों कंपनीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं कि हम हाँ इकट्ठे काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे ये बात की थी कि खरीदना जरूरी भी नहीं है। ये बहुत कम होता है, लेकिन खरीदना जरूरी नहीं है। दो कंपनीज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकती हैं, और किसी भी तरह से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं, वो भी हम कह सकते हैं मर्जर होगा। लेकिन उसको ना हम मर्जर नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एक प्रोजेक्ट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट कह लेते हैं, एक या उसको कह आप कह लें कि जॉइंट वेंचर। हाँ जी, जॉइंट वेंचर, एग्जैक्टली, मुझे यही लफ्ज नहीं आ रहा था, जॉइंट वेंचर। एक पर्टिकुलर काम के लिए जिसको प्रोजेक्ट ही हम कहते हैं, वेंचर इज आल्सो प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर कह लें आप, हो जाता है जिसमें दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाती हैं। मर्जर की ही एक टाइप कह लें जॉइंट वेंचर है, जिसमें ओनरशिप दोनों की सेम ही रहती है, अपनी अपनी रहती है। लेकिन इन केस ऑफ मर्जर हम ओनरशिप जो है वो एक कंपनी ऑब्वियसली दूसरी की खरीद लेगी, और फिर वो पेरेंट कंपनी ही कहलाएगी। बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं आप उसको बाय अप कर लें पूरी कंपनी को, या 50% 51% बाय कर लें। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल मर्जिंग भी हो सकती है, मर्ज बेसिकली ना,
आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इकट्ठा मतलब कि आपने उस कंपनी को खरीद लिया और नाउ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी और आप उसका नाम नहीं बस करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये सारी चीजें ना तकरीबन सेम है, सिर्फ फर्क जो है वो रिजल्ट का है। ये रिजल्ट क्या होता है? तो ये है सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन। असल जो टॉपिक है ना, जो चैप्टर है हमारा, वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की टाइप्स हैं। अच्छा, इसी तरह की एक तीसरी इनकी, इससे आपको मजीद क्लैरिफाई होगा। मजीद जो टाइप है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इन दोनों से मुख्तलिफ है और इसमें क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसमें होता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी दोनों कंपनीज खत्म हो जाती हैं और रिजल्ट जो है वो एक नई कंपनी होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की एग्जांपल जो है वो कंसोलिडेशन कहलाती है। और बोथ कंपनीज कंबाइन, कंबाइन का मतलब यही है कि ए और बी, ए जो है वो बाई बी को बाई कर रहा है, टेक ओवर की ही हम आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। और द रिजल्ट जो है वो दोनों एक नई कंपनी बना लेते हैं, दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करते। फॉर एग्जांपल, अगर पेप्सी कोक को एक्वायर कर ले, फॉर एग्जांपल, सोचने में क्या है, तो नई कंपनी होगी पेप्को, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये एक नई कंपनी बन गई है, ना पेप्सी रही ना कोका कोला रही, और नई कंपनी, नया सिस्टम, नई मैनेजमेंट भी हो सकती है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। और नए टर्म्स और नया एमओए और नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा, तो ये एक नई कंपनी बन जाती है कंबाइन होकर। ठीक है जी। तो जिस तरह एक लड़कों को खास तौर पे बात समझ लगती है, जो वेस्ट इंडीज की बेटा क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, वेस्ट इंडीज कोई मुल्क नहीं है, ये आप लोगों को शायद पता हो। वेस्ट इंडीज जो है वो छोटे छोटे कुछ जजायर हैं, आइलैंड हैं अमेरिका के पास। जमैका हो गया, जिनमें बारबाडोस है, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, ये कोई 10-12 ना छोटे छोटे जजीरे हैं, ये छोटे छोटे टाउन्स टाइप के। तो वो सारे मिलके जो है ना, उन्होंने क्रिकेट टीम बना ली है, यानी कंसोलिडेशन होगी और वो एक नई टीम बन गई है जिसको हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। तो जो रिजल्ट है वो एक टोटली डिफरेंट एंटिटी हो जाता है, दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन। ठीक है जी। फिर अगली जो टर्म है दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है जी? रीस्ट्रक्चरिंग नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा। रीस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली आप किसी कंपनी को बाय नहीं कर रहे, आप अपनी कंपनी को ही चेंज कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी के ऑपरेशंस चेंज कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के हो सकता है प्रोडक्ट्स चेंज कर दें, आप अपनी कंपनी की मैनेजमेंट चेंज कर दें। और ये अमूमन कब होता है? जब कंपनी चल ना रही हो। ठीक है, ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन तो नहीं, लेकिन वैसे ही आप लोगों को ये पता होना चाहिए। Restructuring, maybe the result is a different company or but the same name and probably the same people also, but फर्क ये होता है कि आप ही की कंपनी है, उसी को आप चेंज कर देते हैं। नई कंपनी भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, नाम आई मीन नया चेंज कर लें उसका, प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए, सिस्टम्स चेंज कर दिए। और ये जो कंपनीज होती है ना, ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, लिक्विडेशन, वो कंपनीज होती हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जाती हैं। और रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो बेसिकली बैंक्रप्सी से बचने का एक आखिरी जरिया होता है, एक आखिरी हरबा होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी मैं एक मजे की एग्जांपल आपको बताता हूँ। शायद आप लोगों ने ना एक रियलिटी शो था जिसमें वो रेस्टोरेंट्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं, क्या नाम था उसका, गॉर्डन रैमजे जो है मास्टर शेफ वाला, वो उसका यस सर। होस्ट होता था। नाइट किचन नाइटमेयर्स, हाँ, वो मैं भी बड़े शौक से देखा, खासतौर पे रात को जब भूख लगी हो ना, वो देखने का बड़ा मजा आता है। इस तरह कुकिंग शोज आप लोग सब देखते ही होंगे यकीनन। तो वो एक ये देखिएगा, वैसे एक आधी एपिसोड किचन नाइटमेयर के नाम से है। उसमें क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट तकरीबन बंद होने वाले होते हैं, वो इसको लिखते हैं गॉर्डन रैमजे को कि जी हमें बचाएं आप आके। तो ये फिर वहां पे जाता है और एक आध हफ्ते के लिए ये उनका सीईओ बन जाता है, ओनर बन जाता है।
और फिर रीस्ट्रक्चरिंग होती है, सारा मेन्यू चेंज कर देता है, स्टाफ चेंज तो नहीं करता लेकिन उनके रोल्स आगे पीछे कर देते हैं, स्टाफ को चेंज करना पड़े, बंदे हायर करने पड़े वो भी कर लेते हैं, सारा वो जो वेन्यू है वो चेंज कर देते हैं, इंटीरियर सारा चेंज हो जाता है। तो ये एक रीस्ट्रक्चरिंग है। वो फिर रीओपन करते हैं उसको, 1-2 हफ्तों के बाद रेस्टोरेंट को नया बना के रीओपन करते हैं, शायद अब चल जाए, नए सिस्टम, नई चीजें, नए लोगों के साथ। तो इसी तरह कंपनीज भी करती हैं। इसकी एक मैं आपको बेहतरीन मिसाल देता हूँ, निसान की। निसान कंपनी जो है वो ना तकरीबन बैंकरप्ट होने वाली थी लेट 90s और अर्ली 2000 में, आई गेस। तो उन्होंने ना फिर एक रेनो मोटर्स है, फ्रांस की कंपनी है, उसका जो सीईओ था उसको उन्होंने हायर किया रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। वो सीईओ आया, और ऐसा ही होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ना टॉप मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। वो सीईओ आया, उसने चेंजेस किए काफी, और अब निसान जो है वो दुनिया की दोबारा से एक बड़ी कंपनीज में एक का उसका शुमार होता है, और वो बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो एक आखिरी ट्राई है, हम रीस्ट्रक्चरिंग करके देख लेते हैं। तो ये था रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, ये अच्छा बेटा, ये इनके अंदर ना आपके ज़हन में अगर कोई एग्जांपल्स हो तो आप वो भी शेयर कर लें, ठीक है? कोई लोकल एग्जांपल्स हो या आप लोगों को कोई याद हो इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी, तो वो आप याद रखिएगा। एक मिनट, मुझे इसकी स्पेलिंग कंफर्म करने दें। डाइवर्स्चर थे, डाइवर्स टीचर, यही थे जी स्पेलिंग इसके। हाँ जी, डाइवर्स टीचर, ठीक है, या इसको हम डाइवेस्टमेंट भी कहते हैं, डाइवेस्टमेंट, और इन अदर वर्ड्स डाइवेस्टिचर। अच्छा, डाइवेस्टिचर जो है या डाइवेस्टमेंट जो है, ये नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा, डाइवेस्टमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप नए एसेट्स बाय करते हैं, लेकिन डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, आप बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। डाइवेस्टिचर या डाइवेस्टमेंट एक ही चीज है। ये भी एक इसमें चेंज ही होता है कंपनी के अंदर, लेकिन चेंज इस तरह का होता है कि द कंपनी नाउ गेट्स रिड ऑफ इट्स एसेट्स। और कौन से एसेट्स, खास तौर पे वो एसेट्स जो कि प्रोडक्टिव ना हो, प्रॉफिटेबल ना हो, या सबसे लेस यूजफुल एसेट्स हों। तो कंपनी के अंदर चेंजेस लाने के लिए आप अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या अपने लोन्स पे ऑफ करने के लिए, व्हाटएवर द रीजन इज, बेसिकली देयर इज अ चेंज इन द कंपनी, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ड्यू टू द डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, जिसको हम कहते हैं डाइवेस्टिचर या डाइवेस्टमेंट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका एक अगर प्लाजा है किसी का, तो एक तो रीस्ट्रक्चरिंग है ना, कि आपका प्लाजा जो है वो किराए पे नहीं चढ़ रहा क्योंकि उसकी बिल्डिंग नहीं अच्छी या दुकानें पुरानी होगी, आप उसको दोबारा से गिरा के बना लें या उसके अंदर चेंजेस कर लें, नई सीलिंग डाल लें और नई मैनेजमेंट ले आए, तो ये है रीस्ट्रक्चरिंग। डाइवेस्टमेंट में क्या है कि प्लाजे की जो खास तौर पे दुकानें हैं जी पीछे वाली, वो तो बिल्कुल ही काम की नहीं है, आप वो 2-3 दुकानें बेच दें, ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो पैसे आएंगे उसको आप उससे रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं बेसिकली, या वो जो लॉस उन 4-5 खाली दुकानों की वजह से हो रहा था, जो बिल देना पड़ता था या समथिंग लाइक दिस, वो कम हो जाएगा, लॉस मिनिमम हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली डाइवेस्टमेंट इज सेलिंग ऑफ या डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यूज, और वो रेवेन्यू किसी भी रीजन के लिए जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड बिजनेस चेंजेस, ठीक है। और इनमें से अब कोई सवाल हो अगर किसी के पास, तो या कोई बात हो शेयर करने वाली, तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें जी, ये हमने चीजें भी पढ़ी हैं, कॉम्बिनेशंस या चेंजेस ऑफ द कंपनी। कोई है जी किसी के पास सवाल या कोई चीज शेयर करने को, तो आगे बढ़े फिर। सर जी ये लेक्चर आप अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे? चलो, मुझे पता था। ये कौन है, ये अहमद था ये? यस सर। हाँ, मुझे पता, तेरे से ही मैं ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था।
वेरी गुड। हाँ जी कर दूंगा जी अपलोड, ऐसा मतलब है सो जाओ, है ना। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत। चलो अच्छा, सो ये था जी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स तो नहीं है बेसिकली, नहीं बेटा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये चेंज है थोड़ा, ठीक है। ये जो आखिरी दो हैं ये बेसिकली इससे अलहदा मैंने इसीलिए पढ़ा दिए क्योंकि ये मोर और लेस इसके साथ ही ये यूज होते हैं कि चेंज है, देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम ऑफ द कंपनी, इन अ कंपनी, ठीक है। उसके अंदर एक चेंज आया था, उसकी ओनरशिप के अंदर चेंज आ जाता है, तो ये ओनरशिप ही चेंज हो गया। पहले चार चीजें थी, अब दो रह गई आपके पास, तो ये भी एक ओनरशिप में चेंज ही है। बेसिकली ये ओनरशिप के चेंजेस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बजाय। असल में हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं और मर्जर और एक्विजिशन ही पढ़ेंगे, बल्कि इन दोनों को एक करके पढ़ेंगे। ये भी मजे की बात कि इनको हम अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली हम समझेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन आर द सेम थिंग और उसी के तहत हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बाकी रीस्ट्रक्चरिंग, डाइवेस्टिचर, कंसोलिडेशन ये बस आपको बताने की हद तक थे। ये बेसिकली ओनरशिप के चेंजेस हैं। अच्छा जी चलें, सो द नेक्स्ट इज मर्जर की रीजंस क्या हैं। भाई इतना कुछ जो कंपनी कर रही है वो क्यों कर रही है? तो भाई आप लोगों के भी ज़हन में शायद कुछ बातें हों, चलें ये छोड़ें, अभी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। आप लोग जरा बताएं कि क्यों क्यों कोई कंपनी ऐसा करेगी, कंपनी को क्या मुसीबत पड़ी है इतनी टेंशन लेने की, इतने पैसे अरेंज करने की और दूसरी कंपनी को खरीदने की या दूसरी कंपनी के साथ मिलने की। तो जरूरत क्या है, कोई आप लोग भी बताओ यार, आपके ज़हन में क्या बातें आती हैं, ऐसा क्यों होगा? जैसे अगर तो हम एक्वायर्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनके मतलब अगर वो लोग बैंकक्रप्ट जा रहे हैं और उनको आगे अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा कंपनी का, तो ये चीज एक बेटर ऑप्शन है कि वो कुछ अमाउंट पे जो अपनी कंपनी बेच दे, बजाय इसके कि जीरो लेवल पे रह जाए विदाउट हाँ, एनी यानी कि ठीक है आपकी बात। बेसिकली वो कंपनी ने वैसे ही बैंकक्रप्ट हो जाना था, तो वो उन्होंने कहा कि जो ये तो वही बात हुई जो आपने एग्जांपल दिया ना, ये खुदकुशी वाली बात है कि ये इंसान जो मरने वाला वो कहता है यार मैंने मर तो जाने, मैं खुद मार जाता हूँ, तो वो खुद ही अपने आप को बेच देगा, वो मार देगा। तो लेकिन आपकी बात इस तरह भी ठीक है, क्वाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ऑब्वियसली वो कंपनी खत्म होने वाली थी, तो उसने कहा कि चलो एक आखिरी ट्राई मार लेते हैं, हमसे तो कंपनी चल नहीं रही, दूसरों को हम दूसरों के पास चले जाते हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पता क्यों? क्योंकि जब आप मर्ज करते हैं ना खास तौर पे तो आप की जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें से कईयों की शेयर होल्डिंग बच भी जाती है। देखिए एक कंपनी ने 51% शेयर्स खरीदने हैं, तो वो लोग जो जाना चाह रहे हैं वो 51% होंगे, बाकी 49% रहना भी चाह रहे हैं, जिन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे या जिनके शेयर्स नहीं खरीदे थे वो तो रह गए पीछे। तो बेसिकली ये उन 49% शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा हो जाएगा कि उनकी कंपनी जो है वो अच्छे लोगों के पास या बेहतर लोगों के पास जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना जरा। एक्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने अच्छा पॉइंट बता दिया, और कोई रीजन? सर जी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि जो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो जी जी, अपने छोटी कंपनी जो कंपेटिटर्स होते हैं ना उन्हें खरीद लेती हैं क्या ताकि कल को बात, उनके वेरी गुड। कोई एग्जांपल है आपके पास? सर जैसे जैज ने वारिस के साथ किया। हाँ बिल्कुल, जैज ने वारिस के साथ जो किया, बिल्कुल। हालांकि वारिस बहुत बड़ा कंपटीशन था, लेकिन फिर भी जैज बहुत बड़ी कंपनी थी, यस सर। मोबिलिंक, और उन्होंने जैज को वारिस को खरीद लिया। और वारिस को खरीद लिया इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है जी, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल ये पेप्सी ने खरीद लिया छोटी-छोटी, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खरीदा तो नहीं, लेकिन खरीद लिया छोटी-छोटी कंपनीज़ को, छोटे-छोटे कोलास को, कि वो ऑब्वियसली बोतलें ना बनाएँ और हमारी ही मोनोपोली हो जाए। सर तो जैसे कंपटीशन कम अब करें। फेसबुक वालों ने वो किया है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हाँ, सारे बिल्कुल फेसबुक जी, फेसबुक वालों ने, वैसे फेसबुक, में। व्हाट्सएप का तो नहीं था इतना लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम थे आपस में कंपैटिटर, यस फेसबुक ने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, बिल्कुल सही बात। यस सर ऐसे। और वो बेसिकली कंपैटिटर ही थे ना, कंपटीशन था, लोग जो है वो फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे जा रहे थे, तो उन्होंने इंस्टाग्राम ही खरीद लिया, चलो जी कंपटीशन ही खत्म।
बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा रीजन होता है टू एलिमिनेट कंपटीशन। बिल्कुल ठीक बात है, शाबाश। और कोई रीजन आती है आपके ज़हन में? चलें जी। यार वो किधर है? महविश मेरा ख्याल है नाम था ना उसका, जो हमारे कैंपस की नहीं थी। महविश यस सर। जी, महविश आप भी बेटा बोलें जरा। सर अगर हमने कोई प्रोजेक्ट करना है बेसिकली और उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम हो तो हम मर्ज हो जाते हैं किसी और कंपनी के साथ। तमाम अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए ये ना मर्जर तो नहीं होगा, ये जॉइंट वेंचर हो जाएगा कि हम किसी के साथ मिलके जो है ना एक तीसरी कंपनी को खरीद लें या एक इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मेरा ख्याल है ये जॉइंट वेंचर होगा। चले वो भी एक मर्जर की टाइप यस है, सर। तो ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये भी जॉइंट वेंचर इज आल्सो टाइप ऑफ मर्जर, तो चले दिस इज एक्सेप्टेबल। और कोई बात आती है आपके ज़हन में? इतनी रीजंस है यार, इतनी रीजंस है, कुछ सोचो, शाबाश। सर ग्रोथ के लिए भी कर सकती है। अरे क्या बात है, तुम्हें लगता है देख लिया था, पढ़ लिया था स्लाइड से, है ना? क्यों ग्रोथ के लिए क्यों कर सकते हैं, बताना जरा क्यों? सर क्योंकि अगर वो उनकी कंपनी के साथ किसी के साथ मर्ज हो जाएंगी, उनका वो कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, इस वजह वेरी से जो गुड इंसान यार आगे अहमद, आप इतने लाइक कब से हो गए हो? है सर मेरे से पढ़ पढ़ के बैठ इतने बैठ लाइक के हो गए बस। हो? बिल्कुल ठीक बात है जी, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा आपने बताया कि ग्रोथ। नाउ व्हाट डज ग्रोथ एक्चुअली मीन? ग्रोथ मींस बिल्डिंग अप योर साइज। यानी हम कहते हैं ना बच्चा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का साइज बढ़ रहा है, ठीक है? और ग्रोथ यस का सर। मतलब है टू इंक्रीज द साइज। एंड हाउ डज अ कंपनी इंक्रीज द साइज? द कंपनी इंक्रीजेस द साइज बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल और द एसेट्स। तो इन केस ऑफ मर्जर एक्विजिशन ये दोनों चीजें बेसिकली इकट्ठी हो जाती हैं, एसेट्स भी एक हो जाते हैं, कैपिटल भी एक हो जाता है, तो ग्रोथ हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक कंपनी ने जो ग्रो करना था इतने सालों के बाद, उसने अपना कैपिटल बढ़ाना था, या इतने सालों के बाद उसने 2 फैक्ट्रियां और लगानी थी, या इतने सालों के बाद इतनी मशीनरी खरीदनी थी, इतनी सेल्स करनी थी, तो बेसिकली वो अभी कर लेते हैं दूसरे को खरीद के भाई। सारी टेंशन क्यों इतनी लेनी? पैसा जब आपके पास, तो ग्रोथ आपके पास बहुत आसानी से आ जाती है। तो जिस तरह एक दे आपके पास अगर घर है, तो आपके पास ग्रोथ का एक ज़रिया है कि आप साथ वाली जो ज़मीन है उसको खरीदें, उस पे एक अपना दोबारा से घर बनाना शुरू करें और फिर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा आपके पास तरीका ये है कि आप साथ वाला एक घर जो है बना बनाया कोई खरीद लें, तो ग्रोथ हो जाएगी, ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस जी। और कोई बेटा? अच्छा जी, आपकी फिर ये ग्रोथ सेशन में खत्म होने वाला है, आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है ये सेशन। जैसे ही सेशन खत्म होगा आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है जी? मिनाहिल, फिर ग्रोथ में ही मार्केट शेयर भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, ऑब्वियसली जब मार्केट एक्सपैंड शेयर होगी। आल्सो इंक्रीजेस, और वही बात है, सेल्स आपकी बढ़ जाएंगी, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा, या कंपटीशन कम हो जाएगा। बेसिकली ये तीनों को आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि किसी को खरीदने से आप उसके कस्टमर्स को भी खरीद रहे हैं ऑटोमेटिकली, सो कस्टमर बेस इंक्रीज कर जाती है आपकी, सेल्स या कस्टमर बेस इंक्रीज कर। जी बेटा, चलें जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वे वी लेफ्ट। जी, मिनाहिल ने लास्ट टाइम क्लास में यही डिस्कस किया था हमने, मिनाहिल का पॉइंट कि मार्केट शेयर आल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक बात है जी, वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट? सर इसमें ना मैनेजमेंट साइज बढ़ जाता है कंपनी का, जिससे एफिशिएंसी कंपनी की इंक्रीज हो जाती है। मैनेजमेंट, शाबाश, मैनेजमेंट साइज बढ़ जाता है, लेकिन देखो साथ और भी तो चीजें बढ़ जाती हैं ना। अगर आपने साथ वाला घर लिया तो उसके साथ बंदे भी आ गए, तो घर भी तो है ऑलरेडी उतना मैनेज करने के लिए। तो ये इसी सर तरह ये कंपनी सिस्टम। भी तो आपने ली है, लेकिन आपका एक पॉइंट ठीक है बिल्कुल, मतलब 70% आपने ठीक बात की है। मैनेजमेंट, बेटा कई कंपनीज को खरीदा ही उनकी मैनेजमेंट के लिए जाता है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है, टॉप के बंदे होते हैं, और वो उनको खरीदा ही जाता है उनकी मैनेजमेंट के लिए कि वो बंदे जब आपकी कंपनी में आएंगे
तो वो ऑब्वियसली आप आपकी जब आप उनके साथ मर्ज होंगे तो वो आपकी कंपनी के लिए भी ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए सूटेबल हैं वो बंदे। तो ये बिल्कुल आपके पास 75% बल्कि ठीक है कि मैनेजमेंट एफिशिएंट तो नहीं लेकिन हाँ एफिशिएंट ही कह लें हो जाएगी इन अ सेंस कि वो बेहतर लोग होंगे, ये नहीं कि ज्यादा लोग होंगे। इस ये आपके पास बाद में थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी ना। जी जी जी, तो वो मैनेजमेंट बेहतर होगी जिसको आप खरीदने जा रहे हैं। आप ऑब्वियसली लल्लू पंजू लोगों को तो नहीं खरीदने जा रहे, तो मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज जो है वो दूसरे कॉलेज को खरीद लेता है ड्यू टू इट्स टीचर्स, ठीक है, वो उसके टीचर्स की वजह से खरीद लेगा कि यार इस यस कंपनी सर। के पास टीचर्स, इस कॉलेज के पास अच्छे, तो बजाय इसके कि हम हर टीचर को बारी बारी ऑफर कराएं और वो पूरे प्रोसेस में लगे रहे, सालों लग जाएंगे इसमें, हम उस पूरे कॉलेज को ही खरीद लेते हैं, उसके पास अच्छे टीचर्स हैं। तो ये एक बिल्कुल बहुत वैलिड रीजन है। मेरा ख्याल है अहमद जो है ना वो गूगल कर रहा है, इससे पहले कि अहमद मजीद गूगल करें हम लोग खुद ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हैं जी वो सारे पॉइंट्स, इनके अंदर हम पॉइंट्स को कुछ ऐड भी करेंगे। और सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपने प्रॉफिट अगर बढ़ाना है, अपना इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी ने, कंपनीज आल्सो इन्वेस्ट, कंपनीज भी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करती रहती हैं ताकि उनका पैसा बढ़ता रहे। ठीक है, इवन एनजीओज भी आपकी इन्वेस्ट करती हैं, जो आप चंदा वगैरह देते हैं तो वो भी आगे इन्वेस्ट कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कि उससे बढ़ता रहे। जिस तरह ये शौकत खानम का भी आपने केस सुना होगा कि जी वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये तो सारी दुनिया में होता है कि एनजीओज जो हैं वो भी इन्वेस्ट कर देती हैं, कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं, सब इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाए। सिंपल एज दैट, आप लोग भी इन्वेस्ट क्यों करते हैं? आपकी इनकम बढ़ जाए, तो इसीलिए कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सेकंड ग्रोथ, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट बड़ा मजे का है और ये है साइनर्जीज, ये भी बेसिकली मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। साइनर्जी जो है, साइनर्जी का मतलब है 1 और 1 11, 1 और 1 11। और ये मुहावरा क्यों यूज होता है कि बेसिकली जो दो हैं, एक अकेला और दो जब मिल जाए तो वो 2 से ज्यादा ही होते हैं। मतलब वो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो बड़ा होता है इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन से। इसकी मैं आपको मिसाल यूं देता हूं समझाने के लिए कि एक बंदा अगर वजन उठाए तो जी वो 50 किलो उठा सकता है, फॉर एग्जांपल वो 50 किलो वजन उठा सकता है। इस हिसाब से दो बंदे जो हैं वो कितना उठा सकते हैं? 50 प्लस 50 100 किलो। लेकिन जब दोनों बंदे इकट्ठे उठाएंगे वजन तो वो 110 किलो उठा सकते हैं। ये जो ऊपर वाला 10 किलो है इसको हम कहते हैं साइनर्जिक इफेक्ट। ये साइनर्जी का एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि दो जब मिलते हैं तो जो रिजल्ट है वो इंडिविजुअल सम से ज्यादा ही होता है। और इसी तरह कंपनी जब मिलती हैं अपनी रिसोर्सेज इंक्रीज करती हैं तो ये नहीं कि अगर एक कंपनी जो है वो 10,000 यूनिट्स बेच रही थी, दूसरी 5,000 यूनिट्स बेच रही थी तो दोनों मिलके 15,000 यूनिट्स अब बेचेंगी, नहीं, वो रिजल्टिंग इफेक्ट हो सकता है 18,000 यूनिट्स हो। क्योंकि दुनिया जब देखेगी कि दो कंपनीज मिल गई हैं और ये तो अब बेहतर हो गया है तो कई लोग जो उनके कस्टमर नहीं भी हैं वो भी खरीदना शुरू कर देंगे इस इम्पैक्ट से। इसी तरह मैनेजमेंट उनकी भी है, उनकी भी है, तो वो भी अच्छा काम करे, वो भी अच्छा काम, अब जो रिजल्टिंग काम है वो दोनों के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो उनसे सीखेंगे, वो उनसे सीखेंगे, तो दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। तो रिजल्ट जो है वो पहले से भी बेहतर होगा। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं साइनर्जी। प्रोडक्शन भी, एक कंपनी अगर 5,000 यूनिट्स बना रही थी, दूसरी 2,000 बना रही थी, अब ये नहीं कि वो 7,000 बनाएंगे, अब वो 8,000 बनाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है उनसे भी कुछ अच्छी सीखी, उन्होंने उनसे सीखी। दोनों की मशीन्स जब कंबाइन हुई तो वो पहले से भी ज्यादा काम अब कर सकती हैं दोनों की मशीन्स, क्योंकि वो मशीन भी अब मशीन्स के अंदर भी साइनर्जी हो सकती है। तो लिहाजा ये जो इफेक्ट कहलाता है ये साइनर्जी कहलाता है। तो दोनों कंपनीज मर्ज हो सकती हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जो रिजल्ट होता है कॉम्बिनेशन का वो इंडिविजुअल सम से ज्यादा होता है।
ठीक है। अच्छा, फिर कंपटीशन की बात हुई, वो हमने बता दिया कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है, वो हमने एग्जांपल भी देख ली। नेक्स्ट, सेविंग कॉस्ट। आप बेटा वही बात है कि अगर आप किसी कंपनी को खरीद लेते हैं तो आपको जो कॉस्ट ग्रोथ के लिए लगानी थी, कई कॉस्ट वो बच जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो जो मैंने घर वाली बात की थी, आपने जब घर खरीदना था तो आपको पहले लैंड बाय करना था, उस पे कमीशन देनी थी, फिर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसको लगाना था, उसको कमीशन देनी थी, और ये सारा कुछ करके आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी थी। बजाय इसके कि आप साथ वाला घर डायरेक्ट खरीद लें तो वो कमीशन बीच में से निकल गई। इसी तरह जब आप दो कंपनीज को आपस में मर्ज कर लेते हैं तो आपको अगर नई कंपनी बनानी थी तो आपको उसके लिए मैनेजमेंट हायर करनी पड़नी थी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है, फिर मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़नी थी, उसके लिए भी बाइंग कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कॉस्ट होती हैं जो कि हिडन होती हैं, जो कॉम्बिनेशन के अंदर हाइड हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। और जब आप किसी चीज को खरीद लेते हैं तो खरीदने में जो है काफी कॉस्ट बच भी जाती है, बजाय इसके कि खुद बनाए आप, काफी कॉस्ट बच जाती हैं, वो वाली कॉस्ट आप बचा सकते हैं। तीसरी बात है बाइंग एसेट्स। एक्वायरिंग मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और रीजन हो सकता है बाइंग का। अच्छा, ये सारे ना रीजंस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक ही बात है, एडवांटेजेस भी ऑब्वियसली यही है सब, रीजंस भी एडवांटेज के लिए आप बाय कर रहे हैं ना दूसरी कंपनी को। अच्छा, आपने पहली बात हमने ये की कि मैनेजमेंट अगर किसी कंपनी की खरीदनी है तो या लेनी है, उसके लिए आप उस कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। However, sometimes it is a particular or all of the assets of the company that you need to buy. यानी आपने वो एसेट्स खरीदने हैं जो आपको, हो सकता है बायर महंगे पड़ रहे हो, या वही बात है कि खरीदने में फिर मसला और टाइम लगना है, तो आप कुछ कंपनीज को उनके एसेट्स के लिए बाय कर लेते हैं, छोटी कंपनीज को खास तौर पे। वो एसेट्स क्या हो सकते हैं जी? मशीनरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास ऐसी मशीन है जो कि दुनिया में अब कहीं नहीं मिलती या बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो आप उस कंपनी को खरीदने, वो एसेट भी आपका हो गया। इसी तरह अगर आप घर कोई खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मुझे फर्नीचर बड़ा पसंद आया है, या इसका जो इंटीरियर है बड़ा पसंद आया, डेकोरेशन बड़ी पसंद आई है, तो वो आपको फर्नीचर वगैरह जो अलग से खरीदना है, आप वो घर ही खरीद लें जी, वो फर्नीचर भी आपका हुआ। ये तो चलिए एग्जाम्पल समझ में नहीं आती घर फर्नीचर के लिए घर खरीद लें, लेकिन कई एसेट्स इतने वैल्यूएबल होते हैं कि वो कंपनी की प्राइस में ही आपको मिल जाते हैं, तो आप कंपनी खरीद लें, वो एसेट्स भी सारे के सारे आपके हो जाएंगे। तो जिस तरह एक कंपनी को अगर गाड़ियों की जरूरत है तो वो एक छोटा सा शोरूम खरीद ले जी, शोरूम इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंपनी है, छोटी सी कार मेकिंग कंपनी खरीद लें, वो सारी गाड़ियां भी उनकी हो जाएंगी। जो लोकल एक दो मैकेनिक शॉप्स खरीद लें, चले जिनके पास गाड़ियां खड़ी हों, गैराजेस खरीद लें जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन बाहर के लिए तो वो उनके पास गाड़ियां भी सारी आ जाएंगी। तो इसी तरह कभी कभार आपको एसेट्स खरीदने होते हैं, उसके लिए भी आप कंपनी को ही खरीद लें तो बेहतर है। अच्छा, अब ना हम जरा टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और जिसमें एक पॉइंट है लोन कैपेसिटी, ठीक है। लोन कैपेसिटी एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपको समझने के लिए ना पूरी कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। यार देखो, बीइंग अ कंपनी, इवन बीइंग एन इंडिविजुअल, आपकी एक लोन की कैपेसिटी होती है, विच मीन्स दैट आफ्टर दैट पर्टिकुलर अमाउंट नो वन विल गिव यू लोन, या आप लोन को लीगली भी अक्सर हो सकता है, या वैसे रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली भी देखें तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी को पहुंच गए हैं अकॉर्डिंग टू द लेंडर और द क्रेडिटर। यानी अगर आप बैंक में लेने जाते हैं लोन, तो बैंक कहता है आपकी तो ऑलरेडी 70% आप लोन, आपकी जो टोटल कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो ऑलरेडी 70% जो है वो डेट है। डेट इक्विटी रेशो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। तो हम 70% से ज्यादा तो
इक्विटी सॉरी इतनी लीवरेज पे तो हम लोन नहीं देते, ठीक है। इतने डेट ऑलरेडी किसी का डेट हो तो हम उसको लोन नहीं देते। तो आप क्या करेंगे, आपको डेट चाहिए। अब आप या तो अपने इक्विटी यानी शेयर्स कुछ इशू करेंगे और अपने डेट इक्विटी रेशो को बैलेंस आउट करेंगे, ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। लेकिन ये अगेन आप इक्विटी क्यों इशू करें भाई, आपको इक्विटी की नहीं जरूरत इशू करने की, आपको सस्ता सा लोन ही चाहिए। तो आप एक छोटी कंपनी खरीद लें जिसका कैपिटल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उस कंपनी से फिर आप अपनी लोन कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। यानी वो कंपनी भी आपके साथ शामिल हो गई, तो अब वो कंपनी और आप जब मिले तो आपका डेट इक्विटी रेशो चेंज हो गया। यानी आपका 70% से डेट जो है वो हो सकता है 50 पे आ जाए, क्योंकि उस कंपनी का लोन कम था, इक्विटी ज्यादा थी। तो जब आपके साथ वो लोन और इक्विटी मिले, डेट और इक्विटी, तो आपका डेट इक्विटी रेशो इस तरह से आ गया कि आपके अंदर गुंजाइश पैदा हो गई मजीद लोन लेने की। तो एक सेकंड जी, अजान सुनने जरा। जी बेटा चलें जी, मेरा ख्याल आप सबके भी यहाँ अजान होगी। सो कैरिंग ऑन, हम लोग बात कर रहे थे लोन कैपेसिटी की, कि कैसे जो है वो लोन कैपेसिटी इंक्रीज की जाती है, मजीद लोन लिया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग अ कंपनी। अच्छा, ये थोड़ा ना देखिए कितना टेक्निकल पॉइंट था मजे का, कि ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बातें। अब ऑब्वियसली कोई इतना पागल तो नहीं ना कि वो देखे जी कि इतने पैसे थे तो लोन क्यों लिया, और ये उसको पता होगा, वो कैलकुलेशन करके ही ये काम करेंगे कि कंपनी सस्ती मिल रही थी, लोन की वैल्यू जो है वो ज्यादा बन रही थी और रिटर्न जो है वो हमें कम ऑब्वियसली देना पड़ रहा था। तो कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होगा। अगर आपके ज़हन में बात आई है, उन लोगों के ज़हन में भी आई होगी बात, वो लोग बहुत हमसे तो लाइक लोग हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन होंगी, ठीक है। इससे पहले आप ये सवाल करें, उसके बाद ही कोई ऐसा करेगा। तीसरी बात, ये भी बड़ा मजे का टेक्निकल पॉइंट है, इसके लिए भी आप अपनी तमाम तवज्जो जो है ना मेरी तरफ रखें। वो जिस तरह एक अल्लामा साहब कहते हैं ना, तवज्जो मेरे बल, तो तवज्जो मेरे बल रखो जी। उसमें एक पॉइंट है लॉसेस फॉर टैक्सेशन। अच्छा यार, एक दफा ना मैं इसमें मजे का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक हमारा दोस्त था, दोस्त तो नहीं मतलब एक उसमें कॉलेज में ना एक लड़का था जो कि मेरे दोस्त का दोस्त था, जानने वाला था, तो उससे मुलाकात रहती थी अक्सर। उसके अबू की ना एक पिज्जा वो फ्रेंचाइज थी, और इसी तरह एक मेरा दोस्त भी था, उसके अबू ने ना एक ये KFC टाइप छोटा सा रेस्टोरेंट खोला हुआ था। अब ये दोनों पे जब भी जाना ना, इन्होंने खाली होना, खाली बिल्कुल। और वो पिज्जा वाले की चले एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वो हमेशा खाली रहना पिज्जा। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा यार ये हमेशा खाली होता है, ये मतलब इसको बेच क्यों नहीं देते हो तुम? तो खैर उसको बेचारे को खुद नहीं पता था, वो भी बच्चा ही था मेरी तरह ही, और उसको भी नहीं समझ थी कि ये मामला क्या है। अच्छा, बाद में फिर जब मैं बड़ा हुआ, मैंने इधर-उधर सुना, पूछा, तो पता चला था मुझे, अभी हमने पढ़ लिया कि एक्चुअली वो चाहते ही नहीं कि वो प्रॉफिट में जाए। एंड व्हाई इज दैट सो? लॉसेस फॉर टैक्सेशन। और ये बकायदा एस्टैब्लिश हो गया कि वो अंकल जो थे वो मतलब ना उन्होंने जगह चेंज की, ना उनके कोई पिज़्ज़े मज़े के हुए इतने ज़्यादा, वो तो फ्री का होता था इसीलिए हम खा लेते थे। तो वो क्यों था जी? दे नेवर बॉदर्ड टू गो इन प्रॉफिट। एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि वो चाहते थे कि लॉस हो, और टैक्स पर्पसेस के लिए। ये मतलब क्या है? आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि आप लोगों को याद होगा या आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखा होगा कि अक्सर आपको, अक्सर क्या, ये तमाम दुनिया में ऐसा होता है कि अगर आपकी कंपनी को लॉस हो तो एक टैक्स रिफंड का कॉन्सेप्ट होता है, या एक लॉस कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक साल के लॉस को अगले साल ले जाएं और अगले साल के प्रॉफिट में से उस अमाउंट को आप माइनस कर सकते हैं एज एन एडजस्टमेंट फॉर टैक्स। ये आपको अथॉरिटीज अलाउ करती हैं, कंपनीज को थोड़ा वो बूस्ट अप करने के लिए ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने लॉसेस को दूसरी जगहों पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक ग्रुप को
एक यानी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो ग्रुप में कहीं के भी लॉसेस को, क्योंकि टैक्सेशन भी एक ही होती है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये भी एक स्टेटमेंट्स होती हैं काउंटिंग में, आपने तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें होता है कि ग्रुप की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है सारी छोटी छोटी कंपनीज को मिला के। तो इसी तरह वो जो एक कंपनी का लॉस है वो जब ग्रुप के अंदर जाएगा तो वो बाकी कंपनीज के प्रॉफिट को कम कर देगा, जिससे वो कंपनी का टैक्स कम हो जाएगा। तो कंपनीज अक्सर बकायदा लॉसेस वाली कंपनी खरीदती है और बंदा सर पकड़ के लाया था, यार ये कंपनी इसने क्यों खरीदी, ये तो इतनी लॉस में जा रही है। तो वो इसीलिए खरीदते हैं कि ये मजीद लॉस में जाए और लॉस में जाती जाए, ताकि हम उस अमाउंट को अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करके टैक्स बचाते रहें। तो ये एक रीजन है मर्जर की, और ये मर्जर या एक्विजिशन एक ही बात है। मैंने आपको बताया था कि मैं इनको अलग-अलग नहीं पढ़ूंगा, और ये ऐसा होता है कि कंपनीज जो है प्रॉफिटेबल कंपनीज वो लॉस बेरिंग कंपनीज को खरीद लेती है। अच्छा, फिर एक और रीजन गुडविल का, ये भी आप लोग तो बता सकते थे बड़ा इजीली, और इसका मतलब क्या है आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि कुछ कंपनीज दूसरी कंपनीज को उनकी अच्छी रेपुटेशन की वजह से खरीद लेती है, और वो छोटी कंपनीज होती हैं लेकिन उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है और वो इसलिए उनको खरीद लेती है ताकि उनकी भी रेपुटेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। और वो उनकी वैसे अच्छी नहीं होती लेकिन चलें अच्छी हो जाती है। जिस तरह एक मालिक मकान जो है वो कोई अच्छे नेक शरीफ लोगों को किराए के तौर पे रख लेता है कि चलो यार इस घर से कोई एक बंदा जो है वो मस्जिद जाया करेगा नमाज पढ़ने, तो लोग कहेंगे इस घर के लोग नमाजी हैं जी, मस्जिद जाते हैं। हालांकि वो लोग नहीं जाते, लेकिन उन्होंने अपने गुडविल के लिए वो अच्छा शरीफ ने एक किराएदार रख लिया कि लोग कहेंगे चलो ये घर वाले अच्छे हैं। तो इसी तरह ये कंपनीज भी क्या करती हैं, ये अच्छी कंपनीज जिनकी गुडविल अच्छी होती है उनको बाय कर लेती हैं ताकि ओवरऑल गुडविल जो है उनकी भी अच्छी हो जाए या उनको भी उससे कोई फायदा हो। ठीक है जी। अच्छा, और फाइनल पॉइंट जो है वो है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, लीवरेज, मार्केटेबिलिटी। बेसिकली जो कंपनी आप इनमें से किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को, मार्केटेबिलिटी भी है वो लिखा नहीं, वो स्पेस नहीं थी, वो इम्प्रूव करने के लिए आप किसी भी और कंपनी को खरीद सकते हैं। यानी वो एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपने उसे खरीद दिया तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ गया। एक कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है यानी उसके पास कैश ज्यादा है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप उस कंपनी को अगर खरीद लेते हैं। और ये बात याद रखिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे कि कैश किसी कंपनी को खरीदने के लिए जरूरी नहीं आपको कैश चाहिए, ये याद रखिएगा। ये आप कोई दुकान पे जो है ना टूथपेस्ट लेने नहीं जा रहे, साबुन लेने नहीं जा रहे कि आपको पैसे ही चाहिए। आप कैश के बगैर भी किसी कंपनी को खरीद सकते हैं, शेयर इशू करके, और भी रीजन और भी तरीके हैं आपके पास, वो आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कैश नहीं है, आप किसी कंपनी को खरीद लें लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, कैश इंप्रूव करने के लिए। इसी तरह आपकी कंपनी की जो है वो टर्नओवर रेशियोज नहीं अच्छे, रिसीवेबल पीरियड नहीं अच्छा, कैश कन्वर्जन साइकिल नहीं अच्छा, ये वो चीजें जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने पढ़ी हुई है ना, या मैंने पढ़ाई हुई है। तो आप अपनी कंपनी की एक्टिविटी बेहतर कर लें। इसी तरह लीवरेज के ऊपर मैंने बात की, आपका लो डेट इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए आप किसी कंपनी को खरीद लें। और आपकी कंपनी की मार्केटेबिलिटी नहीं है, शेयर नहीं आपका खरीदा बेचा जाता ज्यादा, तो आप मार्केटेबिलिटी, एक अच्छी मार्केटेबल कंपनी को खरीद लें। तो ये सारे रीजंस जो हैं इनके लिए भी आप खरीद सकते हैं कंपनीज को। अच्छा, एक और रीजन मैं आपको बड़े मजे का बताता हूँ, इसकी एग्जांपल भी बड़ी मजे की है, वो ना यहाँ पे नहीं है, एक सेकंड बल्कि मैं ना एक सेकंड यहाँ पे कहीं उसको लिख ही लेते हैं। अच्छा चले उसको ना ये मैं चले कर ही लिया है। चलें जी, ये आप लास्ट में देखें एक एक्सपैंड का ऑप्शन है, इसको ना ग्रोथ के अंदर ही कर लेते हैं। ये ग्रोथ ही है बेसिकली, ग्रोथ या एक्सपेंशन,
ठीक है, ये एक ही चीज है, तो यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ। अच्छा, अब कि ग्रोथ और एक्सपेंशन का क्या मतलब, इसमें मैं आपको एग्जांपल भी एक देता हूँ, बड़ी मजे की एग्जांपल, फिर ना हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज आज इतना ही पढ़ लेते हैं, काफी है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं वॉल्स की। नाम तो आप सबने सुना होगा, कल ही शायद किसी ने खाई हो। किसी ने खाई है जी? यकीनन खाई होगी, मैंने परसों खाई थी वैसे। आइसक्रीम आप लोगों ने ना वॉल्स की सुना होगा नाम। अब ये वॉल्स कंपनी कहाँ से आई? वॉल्स कंपनी जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है और दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम ब्रांड है वॉल्स। पाकिस्तान में ना इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की आबादी तब 10 एक करोड़ होगी जब ये आए हैं पाकिस्तान में। इतनी आबादी है, पाकिस्तान की दुनिया का छठा सातवां जितना भी उस टाइम होगा आबादी के वाइज मुल्क है, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और गर्म मुल्क भी है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं अभी तक ऑपरेशन स्टार्ट किया? उन्होंने कहा चलो जी पाकिस्तान चलते हैं। अब जब वो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने देखा यार पाकिस्तान में आए हैं, अब हमें यहाँ पे फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, यहाँ पे लोग हायर करने पड़ेंगे और सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें एक मसला है। क्या मसला है? कि पाकिस्तान में एक बड़ी मजे की जबरदस्त आइसक्रीम है जिसका नाम है पोल्का। आप लोगों को याद है किसी को? आप मेरा ख्याल है शायद इतने बड़े नहीं कि आपको याद हो। किसी को पोल्का आइसक्रीम याद हो जी? स्टोरी ही सुनी हुई है, वैसे नहीं याद। वो चले आप ना अपने बड़ों से पूछिएगा, उनको यकीनन याद होगी। ठीक है, मेरे भी मतलब वो एक उम्र तक ही मुझे याद है, उसके बाद लेकिन मैंने खाई है पोल्का, मुझे ये याद है कि मैंने खाई है पोल्का। तो ये 90s की शुरू की बात है और पोल्का बल्कि मिड तक तो होती थी पोल्का। तो बड़ी मशहूर आइसक्रीम थी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी थी। ये हिको शिको ये तो बाद में आए हैं बड़े, वो पोल्का ही तब होती थी सिर्फ। और उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम जो इतना बड़ा प्लांट बनाएंगे, लोग हायर करेंगे सारा कुछ, और फिर उसके बाद इतना टफ कंपटीशन हमें पोल्का से, तो ये बेचारी तो लोकल छोटी सी कंपनी है, एक काम करते हैं इसको खरीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वही बात है, एक तो कंपटीशन खत्म किया और दूसरा उनकी मैनेजमेंट भी बाय करनी थी, तीसरा उनके एसेट्स भी बाय करने थे, उनकी गुडविल भी बाय करनी थी और ग्रोथ भी करनी थी। तो उन्होंने ये पांचों चीजें जो है बेसिकली, ये एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जांपल है एक्सपेंशन के लिए। बेसिकली असल मकसद तो एक्सपेंशन था, लेकिन एक्सपेंशन के लिए उनको मैनेजमेंट भी चाहिए थी, एसेट्स भी चाहिए थे, गुडविल भी चाहिए थी, कंपटीशन भी कम करना था, मार्केट शेयर भी चाहिए था। तो ये इतनी ज्यादा चीजें जो है ये एक ही एग्जांपल के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि वॉल्स वालों ने फिर क्या किया, उन्होंने पोल्का को खरीद लिया बड़े आराम से, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड था, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था। तो उन्होंने छोटे से लोकल, बेशक वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा था लेकिन दुनिया में तो छोटा सा ही था, पोल्का को खरीद लिया। नाउ पोल्का इज वॉल्स, और उनको वॉल्स को जो है पाकिस्तानी मार्केट आराम से मिल गई सिर्फ एक बाय करने से। समझे हैं जी? तो ये बेसिकली आपने क्या किया, एक्सपेंशन की। पोल्का वाला एग्जांपल जो है बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, ये हर बारी मर्जर्स एक्विजिशन में जरूर आता है। तो ये वो रीजन थे बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस कह लें या ओनरशिप चेंजेस कह लें, ज्यादा अप्रोप्रिएट ओनरशिप चेंजेस ही हैं, लेकिन हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। और अब मैं आपको मर्जर एक्विजिशन कंसोलिडेशन टेक ओवर इनके दरमियान तफरीक नहीं करूंगा, बल्कि अब ये इन सबको हम एक ही तरह पढ़ेंगे। ये जो रीजंस मैंने बताए ये इन सबके ही बताए हैं, सब के नहीं, मतलब मर्जर एक्विजिशन दोनों के ही बताए हैं, टेक ओवर कंसोलिडेशन जो भी कहना चाहें आप, ठीक है। तो ये हमने उसके लिए ये मर्जर और एक्विजिशन का मतलब अब सब कुछ ही है। तो ये वो रीजंस थे या एडवांटेजेस थे जो मर्जर और एक्विजिशन के लिए चाहिए होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मर्जर्स। तो वो हम इंशाल्लाह ताला, इसके अलावा और भी एक बड़ा 2-3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और नेक्स्ट क्लास की जो अब टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी। आज मैंने सर को कहा था, मेरी मुलाकात हुई है हाफिज एहसान साहब से, तो आज मैंने उनको कहा है कि वो ज़रा मुझे ना